हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के जो है तीसरे टॉपिक में, जिसमें दिल्ली सल्तनत की विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले दो टॉपिक दिल्ली सल्तनत पर हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि आज के सेशन का कि दिल्ली सल्तनत में क्या क्या क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वो सभी आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही पनही शब्द का इस्तेमाल किया गया। पनही उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? वस्त्र में, आभूषण में, आवास में या जूते में? तो इसका क्या हो जाएगा? पनही का इस्तेमाल हम लोग दिल्ली सल्तनत में किस में करते थे? जो है जूता में। क्लियर है। और निस्क का जो होता था, निस्क एक प्रकार का आभूषण होता था। ठीक है। चलिए अब आते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध था। उलेमा मतलब वो किसे कहा जाता था? उलेमा विद्वान, धर्मशास्त्र और न्यायशास्त्री थे, प्रमुख कमांडर थे, डाक विभाग के अधिकारी थे, ग्रामीण राजस्व अधिकारी थे। तो ये क्या थे? विद्वान। उलेमा जो होते थे वो विद्वान होते थे, धर्मशास्त्र के विद्वान माने जाते थे, उन्हें उलेमा कहा जाता था। और ये किस धर्म में होते थे? मुस्लिम धर्म में। इसका मतलब है मुस्लिम धर्म में उलेमा कहा जाता था, जो कि धर्मशास्त्र और न्याय व्यवस्था के जो है क्या होते थे? प्रमुख माने जाते थे। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है? इनमें से एक सुम्मिलित नहीं है। इससे आपका दाम, ये तांबे का मुद्रा है जो दाम हुआ करता था। देसाई राजस्व अधिकारी होता था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। जरीप एक प्रकार का कर। ध्यान रखिएगा, सल्तनत काल में ये आपका कर नहीं था। जरीप एक प्रकार का मापने की इकाई थी। मापने की इकाई, इसका मतलब है कि जैसे जो भूमि मापा जाता था वो किससे? आज भी जरीप से नापा जाता है। तो जो भूमि मापने का इकाई का इस्तेमाल होता था, जरीप से होता था। जो कर वहां पे होता था, तो वहां पे क्या होता था? भाग कर होता था, बलि कर होता था। इसका मतलब है कर वहां पे भाग और बलि जो होते थे वो कर होते थे सल्तनत काल में। ठीक है, बाकी वो तीनों सही है। चलिए अब देखिएगा, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ था, वो कौन सा मकबरा था जो कि शुद्ध इस्लामिक शैली में? हुमायूं का मकबरा, बलवन का मकबरा, ऐबक का मकबरा या अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा? तो ये देखिएगा, प्रथम इस्लामिक शैली में जो है यदि देखा जाए तो क्या हो जाएगा? बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा जो है प्रमुख इस्लामिक शैली में बना हुआ भारत का पहला मकबरा है। और यदि पूछेगा भारत में पहला मकबरा किसका बना था? भारत में पहला मकबरा, पहला मकबरा किसने बनवाया और किसका बना था? ऐबक का बना था। ठीक है। और फिर इसके बाद हुमायूं का मकबरा बना, जो कि इस्लामिक शैली में है लेकिन शुद्ध इस्लामिक शैली में नहीं था। ठीक है। इस्लामिक शैली में बनने वाला पहला मकबरा हुमायूं का मकबरा, सॉरी, इल्तुतमिश का मकबरा। हुमायूं का मकबरा नहीं था, इल्तुतमिश का मकबरा था। ठीक है। अब देखिएगा, अब आते हैं कुतुब मीनार, जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है। इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत किया गया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखी और इसे पूरा कराने का काम किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने जो है इसे पूरा कराने का काम किया, लेकिन इसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। अब आते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूर्ण कराया गया? देखिए वही क्वेश्चन आ गया, किसके द्वारा पूर्ण कराया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश द्वारा पूर्ण कराया गया। इसका मतलब है ऐबक द्वारा इसे स्थापित किया गया और इसे बनाया गया। सबसे पहले इसकी नींव रखी गई और इसे पूरा कराने वाले कौन है? इल्तुतमिश हैं। ठीक है। अब आते हैं, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है? इसका मतलब है कि इसकी ऊंचाई 75 है, 76 है, या आपका ये मीटर में है इसकी ऊंचाई? इसकी ऊंचाई हम लोग देखें तो मीटर में हो जाएगा, जिसमें आपका इसकी ऊंचाई 75 एम, 77 एम, 73 एम, 71 एम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 73 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। किसकी? कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है?
73 मीटर है। ठीक है, अब देखिएगा, इंडो इस्लामिक वास्तुकला के दोहरे गुंबद वाली विशेषताएं दिल्ली सल्तनत के किस वंश द्वारा शुरू की गई? इसका मतलब है कि ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का जो है प्रमुख उदाहरण है जो दोहरे गुंबद वाला हुआ है। ये गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है और लोदी वंश है। तो ये क्या था, ये ऐसी इस्लामिक कला थी जो कि दोहरे गुंबद वाली जो है इस्लामिक कला के रूप में मानी जाती है। यदि क्वेश्चन ये देता है कि कुतुब मीनार में जो दोहरे गुंबद वाली जितनी भी मीनार बनी है ये शुरुआत हुई थी लोदी वंश वालों से। ठीक है, इसकी शुरुआत किससे हुई थी? लोदी वंश वालों से। अब देखिएगा, अब आते हैं कि मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान कराया गया था? मतलब मोठ मस्जिद जो बना था वो किसके शासनकाल में ये मस्जिद का निर्माण हुआ था, मोठ मस्जिद? ठीक है, ये हो जाएगा सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम खान लोदी का मकबरा हरियाणा में किस जिले में स्थित है? हरियाणा के किस जिले में स्थित है? किसका? इब्राहिम लोदी खां का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? फरीदाबाद में है, पानीपत में है, पिंजौर में है या गुरुग्राम में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये पानीपत में है। पानीपत में जो है क्या है? इब्राहिम खान लोदी का मकबरा है। इब्राहिम खान लोदी का मकबरा यदि पूछेगा कहाँ पे है तो ये पानीपत में एचआर मतलब हरियाणा में पड़ता है। ये पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब आते हैं मध्य युगीन शब्द रक्स का अर्थ क्या है? मतलब जो रक्स है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ होता है नृत्य, गायन, जाप से है या अनुष्ठान से है। इसका मतलब है कि मध्यकाल में जो ये रक्स है ये एक प्रकार का नृत्य हुआ करता था। ठीक है, एक प्रकार का नृत्य हुआ करता था। अब आते हैं निम्न में से किसने खजाइन उल फुतूह नामक पुस्तक की रचना की थी? किसने जो है ऐसी पुस्तक की रचना की थी जिसको हम लोग हसन निजामी, अमीर खुसरो, मिन्हाज उस सिराज ने किया था या जियाउद्दीन बर्नी? तो ये हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये काफ़ी राजवंशों के साथ इसने अमीर खुसरो ने काफ़ी राजवंशों के साथ उनके शासनकाल में भी रहा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद आते हैं मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? ये किस देश का यात्री था? तो ये हो जाएगा मोरक्को का और यहाँ पर उसे काजी नियुक्त किया गया। काजी मतलब होता है न्यायाधीश, न्यायाधीश। और ये बंदा कब भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था तो उस समय ये भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत आया था और इसने जो है भारत आने के बाद ये मोरक्को का यात्री था। ठीक है, जो कि अफ्रीका से आया था। मतलब एकमात्र यात्री जो कि अफ्रीका महाद्वीप से, बाकी जितने लोग आए थे वो चीन वगैरह से आते रहते थे, लेकिन अफ्रीका से आने वाला एकमात्र यात्री माना जाता है। अब देखिएगा, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो ये हो जाएगा सिकंदर लोदी ने लिखा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने लिखा था, इल्तुतमिश ने लिखा था या फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था? तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, अपनी आत्मकथा किसने लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। अब देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। टोपरा, टोपरा बहुत चर्चित है। टोपरा में स्थित अशोक स्तंभ के परिवहन का चित्रित वर्णन कहाँ पर मिलता है? दिल्ली टोपरा अभिलेख भी है जिसमें तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है, और तारीख ए शाही, सीरत ए फिरोज शाही या अकबरनामा? तो ये हो जाएगा सीरत ए फिरोज शाही में जो है इसके बारे में चर्चा किया गया है। अब बात करते हैं मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत। पद्मावत जो है एक काफ़ी चर्चित रचना है जिसमें आप देखेंगे रानी पद्मिनी के बारे में उल्लेख किया गया है। किसके बारे में उल्लेख किया गया है? रानी
पद्मिनी, पद्मिनी की सुंदरता का उल्लेख किया गया है। काफ़ी वो सुंदर थी, उनकी सुंदरता का उल्लेख किया गया है। वो उल्लेख किसने किया? मलिक मोहम्मद जायसी। ये काफ़ी चर्चित है। ये खड़ी बोली से प्रारंभ करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। हालांकि अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली का जनक माना जाता है, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया था रचनाओं में खड़ी बोली की। ठीक है, अब आते हैं मिन्हाज ए सिराज। मिन्हाज ए सिराज जो है ये किसे कहा जाता है? ये देखिएगा, मिन्हाज ए सिराज 721 की इतिहास को लिखा है। अकबर के, रजिया सुल्तान के, या बाबर के, गयासुद्दीन। तो ये हो जाएगा रजिया सुल्तान के जो है इन्होंने इतिहास को क्या किया है? लिखा है, रजिया सुल्तान के इतिहास को। फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासिरी की रचना किसने किया था? तबकात ए नासिरी जो दिल्ली सल्तनत में हुआ था, ये इसकी रचना जो है किसने किया था? हसन निजामी। ठीक है, और अमीर खुसरो, मिन्हाज ए सिराज या जियाउद्दीन बर्नी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मिन्हाज ए सिराज ने दिल्ली सल्तनत में तबाकत ए नासिरी की रचना की थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास अच्छी वीडियो लेकर के। और इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सभी नोटिफिकेशन और सभी कोर्सेस, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के, सबके आधार पर जीके जीएस का संपूर्ण क्लास चलाया जाएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।